How are you? Most welcome in this session. Today I am going to speak about BlueJ. अभी तक मैंने आपसे जावा के बारे में बात किया था. जावा इज़ अ लैंग्वेज. जावा जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. और BlueJ ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, एक IDE है जिसको कि हम यूज़ करते हैं. जावा एक्चुअली इट वर्क्स इन बिटवीन. BlueJ इट वर्क्स बैक एंड पे जावा होता है और फ्रंट एंड पे BlueJ होता है और यहाँ यूज़र होता है. तो एक्चुअली जब हम जब हम जावा से इंटरेक्ट, जब हम BlueJ ऑन करते हैं, ये BlueJ एक्चुअली इट्स अ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट. इट्स अ पर्टिकुलरली अ सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स अस टू राइट अ प्रोग्राम इन जावा इन एन एफिशिएंट मैनर. तो एक्चुअली जब जावा का इस्तेमाल किया जाने लगा, आप जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्लास 9-10 के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ये एक IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट डेवलप किया गया जो है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द BlueJ टीम एट मोनाश यूनिवर्सिटी मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न डेनमार्क ओडेंस. ये दो यूनिवर्सिटीज़ के जो है रिसर्च स्कॉलर्स थे, बच्चे थे, जिन्होंने ये IDE डेवलप किया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट डेवलप किया, जिससे कि जावा को हम मतलब हम लोग पढ़ा सकें, जावा को पढ़ाया जा सके, जावा की प्रोग्रामिंग स्किल्स को दिया जा सके स्टूडेंट्स को, ICSE और ISC के स्टूडेंट्स को, या और भी कोई अगर पढ़ना चाहता है जावा में प्रोग्रामिंग करना चाहता है तो वो आसानी से जावा में प्रोग्राम कर सकता है विद द हेल्प ऑफ BlueJ. BlueJ इज़ बेसिकली एन इन्वायरमेंट, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जो है आपको हेल्प करता है कि आप जावा प्रोग्राम तो आपका जावा में ही लिखा जाएगा, कंपाइल और इंटरप्रेट उसको जावा ही करेगा और आउटपुट आपको जावा के थ्रू ही मिलेगा. लेकिन BlueJ जो है एक बीच में एक इंटरमीडिएरी की तौर पे काम करता है. और जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं वो आप BlueJ ओपन करके उसमें आप प्रोग्राम लिखते हैं. वो जावा एक्चुअली बैकएंड पे जावा चल रहा होता है, JDK चल रहा होता है, जो आपके प्रोग्राम को कंपाइल करता है, इंटरप्रेट करता है और फिर आपको फाइनली आउटपुट देता है. तो ये दो यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे थे, इन्होंने डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट किया इसको BlueJ को. BlueJ उन्होंने पूरा बाकायदा एक BlueJ टीम ही बनाया था. दो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे थे, एक तो मोनाश यूनिवर्सिटी जो मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में है और दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न डेनमार्क जो ओडेंस में है. तो इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों ने मिल के एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट डेवलप किया जिसका नाम था BlueJ. और BlueJ इज़ सिंपली अ सॉफ्टवेयर. इसका जावा लैंग्वेज के साथ कोई लेना देना नहीं है. बस ये है कि ये जावा के साथ काम करने में, जावा में प्रोग्रामिंग करने में आपके लिए एक बहुत ही मददगार इन्वायरमेंट होता है, हेल्पफुल इन्वायरमेंट होता है, जिसके थ्रू आप प्रोग्राम आराम से लिख सकते हैं जावा में और कंपाइल और कर सकते हैं और फिर एग्जीक्यूट करके आउटपुट ले सकते हैं. अच्छा, अब इसमें इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग टूल्स इन इट. इसमें 3 टूल्स होते हैं जो इनके डेवलपर्स, ये जो बच्चे हैं इनके डेवलपर्स, इन्होंने प्रोवाइड किया. पहला जो टूल होता है एन एडिटर. एक एडिटर होता है विच वी कैन यूज़ टू राइट आवर प्रोग्राम्स, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स को लिखने के लिए. एडिटर का यूज़ करते हैं हम अपने प्रोग्राम्स को लिखने के लिए. फिर एक डिबगर होता है जो हमको हेल्प करता है कि हम अपने मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है कि डिबगिंग करना मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर यू डूइंग, तो आप कह सकते हैं आई एम डिबगिंग माई प्रोग्राम. तो डिबगिंग इज़ अ टेक्निकल टर्म. डिबगिंग मीन्स फाइंडिंग आउट द एरर्स. अगर कोई एरर है तो उस एरर को निकालना. अगर बाय मिस्टेक
कोई सिंटैक्टिकल एरर, कोई ग्रामेटिकल एरर आपसे हो गया, तो उन एरर्स को निकालना दैट इज़ नोन एज डिबगिंग। और ये टास्क जो परफॉर्म करता है दैट इज़ नोन एज डिबगर। तो डिबगर जो होता है वो हेल्प करता है आपके प्रोग्राम्स से मिस्टेक्स को फाइंड आउट करने में और उनको निकालने में। कोई सिंटैक्टिकल एरर्स अगर आपने कुछ किए हैं तो उनको निकालने में डिबगर आपकी हेल्प करता है। वो एक टूल ब्लूजे के अंदर होता है जो आपके प्रोग्राम को एरर फ्री बनाता है और रेडी टू एग्जीक्यूट बनाता है। फिर तीसरा है आपका व्यूअर। जो आपने प्रोग्राम्स बनाया उन प्रोग्राम्स को आपने सेव कर दिया फॉर फ्यूचर यूज़ और सेव करते चले गए, तो कहाँ पे वो प्रोग्राम स्टोर हो रहे हैं और कहाँ से आप उन प्रोग्राम को ग्राफिकली देख सकते हैं, वो आप उसमें आपकी हेल्प करता है व्यूअर, विच लेट्स अस सी पार्ट्स ऑफ आवर प्रोग्राम्स ग्राफिकली। ये हेल्प करता है कि हम कहाँ अपने प्रोग्राम्स को सेव करते जा रहे हैं। जो अपने पर्टिकुलर लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे हमने जो प्रोग्राम्स बनाए हैं वो हेल्प करता है कि अपने प्रोग्राम को हमने सेव किया है तो उन प्रोग्राम्स को हम एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 साल बाद देख सकते हैं कि हमने कहाँ कहाँ प्रोग्राम्स बनाए हैं और ऐड करना चाहें तो और ऐड कर सकते हैं और प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो वो सब व्यूअर के हेल्प से हम कर सकते हैं। तो ये हमने ब्लूजे के बारे में बात किया। ब्लूजे इज़ सिंपली अ सॉफ्टवेयर, मैंने आपसे पहले भी कहा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। एक IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, एक सॉफ्टवेयर है जिसको कि मोनाश यूनिवर्सिटी मेलबोर्न और जो ऑस्ट्रेलिया में है और यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न डेनमार्क ओडेंस में है, इनके बच्चों ने डेवलप किया है। और इसमें 3 टूल्स होते हैं, एक एडिटर, एक डिबगर और एक व्यूअर। एडिटर के हेल्प से हम प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं, व्यूअर के हेल्प से हम प्रीवियसली लिखे हुए प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। जो हमने पहले लिखा था प्रोग्राम वो ग्राफिकली सेव्ड है हमारे पास, तो व्यूअर के हेल्प से हम उनको देख सकते हैं। और डिबगर जो है वो हेल्प करता है हमको हमारे प्रोग्राम्स को एरर फ्री बनाने में, डिबग करने में। ये डिबगिंग जो है ये एक टेक्निकल टर्म है। जैसे अगर आप वेबसाइट्स खोलते हैं, बंद करते हैं, तमाम वेबसाइट्स चेक करते हैं, किसी पर्टिकुलर सामान के लिए कुछ सर्च करते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि आई एम सर्फिंग ओवर द नेट। तो सर्फिंग ओवर द नेट मीन्स टू लुकिंग इन द वेबसाइट्स मतलब खोलना, बंद करना, चेक करना, तो दैट इज़ नोन एज सर्फिंग ओवर द वेबसाइट। तो वैसे ही डिबगिंग ऑफ अ प्रोग्राम मीन्स फाइंडिंग आउट एंड मेकिंग योर प्रोग्राम एरर फ्री, रेक्टिफाइंग द एरर्स फ्रॉम योर प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम से एरर निकालना, इसको हम डिबगिंग बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, आई एम कमिंग टू द जावा कैरेक्टर सेट। जावा कैरेक्टर सेट के बारे में मैं बात करूंगा। कैरेक्टर सेट एक्चुअली होता क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट अ लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज, कंटेन्स एनी लेटर, डिजिट्स और एनी अदर साइन। मतलब कोई भी लेटर या कोई भी डिजिट या कोई भी अदर सिंबल जो आपके कीबोर्ड पे हैं, उनको अगर वो लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करता है तो वो सब के सब उस कैरेक्टर सेट में आते हैं। कैरेक्टर सेट का यही डिफिनेशन होता है, सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट अ लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज, कंटेन्स एनी लेटर, डिजिट्स और एनी अदर साइन। मतलब इट कंटेन्स एनी लेटर, कोई भी लेटर हो सकता है, डिजिट्स हो सकता है या कोई अदर साइन हो सकता है। अब मैं दोबारा फिर से एक बार आना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स। हाई लेवल लैंग्वेजेस की मैं बात कर रहा था, अपने प्रीवियस सेशन में भी बात किया आपसे और आज भी बात कर रहा हूँ। हाई लेवल लैंग्वेजेस में दो कैटेगरी में, ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में लैंग्वेजेस आई। एक तो POP आई, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसमें कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल, C++ एक्सेट्रा है। तो उसमें प्रोग्रामिंग करने में जो है एक मजबूरी थी। वो मजबूरी ये थी कि आपको इंग्लिश एज ए लैंग्वेज आनी चाहिए, इंग्लिश का आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश के बारे में पता है, इंग्लिश लैंग्वेज आपको आती है, इंग्लिश आप जानते हैं इंग्लिश में प्रोग्रामिंग करना, तो ही आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और उस समय जो है आस्की कोड सेट दिया गया। इन लैंग्वेजेस में जो कोड सेट यूज़ हुआ उसका नाम था आस्की कोड सेट। इट स्टैंड्स फॉर, आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। लेट मी रिपीट, मैं दोबारा एक बार आपको दोहरा दे रहा हूँ। आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आस्की का फुल फॉर्म होता है।
तो इसको अमेरिकन डिफेंस ने, अमेरिकन मिलिट्री ने डेवलप किया था अपने छोटे मोटे प्रोग्राम्स को कोडिंग को करने के लिए। और इसमें सिर्फ और सिर्फ 8 बिट लॉन्ग कोड सेट होता था, 8 बिट का कोड सेट होता था, जो कि सिर्फ और सिर्फ 256 कैरेक्टर्स को ही सपोर्ट करता था। टोटल 256 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता था। मैंने पहले भी आपसे बात किया था और इस बारे में आपसे जिक्र किया था, चर्चा किया था कि उस ज़माने के कंप्यूटर्स हों या आज के ज़माने के कंप्यूटर्स हों, जो बहुत ही हैवी हुआ करते थे, मैकेनिकल कंप्यूटर्स हुआ करते थे और बहुत ही लेस एफिशिएंट कंप्यूटर हुआ करते थे और बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, या आज के ज़माने के आपके पॉम टॉप हों जो आप हाथ में लेके चलते हैं या पॉकेट में रख के चलते हैं, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो या आपका आईपॉड हो, तो आज के ज़माने के कंप्यूटर्स जो आप पॉकेट में रख के चलते हैं, दोनों में एक सिमिलरिटी है। दोनों आज की डेट के कंप्यूटर्स भी और उस ज़माने के कंप्यूटर्स भी, उनको ना इंग्लिश आती है, ना हिंदी आती है, ना कोई भी फ्रेंच आती है, ना अरबिक आती है, ना जापानीज आती है, कोई और लैंग्वेज नहीं आती है। दीज मशीन्स ओनली नो अबाउट द मशीन लैंग्वेज, दे ओनली नो मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ 0 and 1। तो अब ये जो ASCII कोड सेट था, ये बहुत ही लिमिटेड कोड सेट था, 8 बिट लंबा कोड सेट था और 256 कैरेक्टर्स इसमें होते थे। और POP लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको इंग्लिश का ज्ञान होना आवश्यक होता था। यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सो दैट यू कुड बिकम अ गुड प्रोग्रामर। एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए आपको इंग्लिश के बारे में जानकारी होना ज़रूरी होता था। तो जो डिफरेंट लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, जैसे कैपिटल A से लेके कैपिटल Z, उनका ASCII कोड होता है 65 to 90। ASCII कोड 65 to 90 होता है। अब जब आप A प्रेस करते हैं तो वो कंप्यूटर A नहीं समझता है, कंप्यूटर उसको 65 लेता है और 65 को फिर बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बाइनरी लैंग्वेज मीन्स लैंग्वेज ऑफ 0 and 1। और तो फिर कंप्यूटर को समझ में आता है कि कंप्यूटर आपने A प्रेस किया। उस ज़माने में ये बहुत ही स्लोली होता था, तो लोगों को समझ में आता था ये तो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। आज की डेट में ये बहुत ही फास्ट होता है, पलक झपकाने भर का से भी कम का टाइम लगता है ये होने में। इसलिए जैसे आप A प्रेस करते हैं, आपकी स्क्रीन पे A लिखा हुआ आ जाता है। कंप्यूटर को A समझ नहीं आता है, कंप्यूटर को 0 और 1 समझ में आता है। तो वो कंप्यूटर अगर आपने A प्रेस किया तो 65 जाएगा और 65 को फिर वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा 0 और 1 के फॉर्म में, तब कंप्यूटर को समझ में आएगा कि आपने A प्रेस किया है। तो कैपिटल A से कैपिटल Z जितने 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं आपके इंग्लिश के, वो उनका ASCII कोड सेट जो होता है वो होता है 65 to 90, ठीक है। और फिर स्मॉल a से स्मॉल z, जो ये स्मॉल a टू स्मॉल z जो ASCII कोड सेट होता है, ये जो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये स्मॉल a का 97 होता है और स्मॉल z का 122 होता है। और फिर 0 to 9 का 48 to 57 होता है। ये तो रिजर्व होता है, मतलब इन अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स के लिए ये रिजर्व होता है। बाकी जो आपके अदर कैरेक्टर्स हैं आपके कीबोर्ड्स पे, जैसे स्पेस बार है या इक्वल टू साइन है या क्वेश्चन मार्क है या हैशटैग है, तो इन सब का जो है ASCII कोड अलग अलग होता है। जैसे स्पेस बार का ASCII कोड 32 होता है और बाकी भी। तो जो भी आप, मेरे कहने का मतलब ये है, आप इसको समझने की कोशिश करिए कि कंप्यूटर को इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज, अरबिक नहीं आती है। कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की भाषा ही समझ आती है, चाहे वो आज का मॉडर्न कंप्यूटर हो, चाहे पुराने ज़माने का फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हो। आज आप 5th जनरेशन कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं आज के कंप्यूटर में, और अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंप्यूटर का एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब जल्दी से जल्दी वो आने वाला है, आएगा, जो खुद से काम करेगा, जिसको इंस्ट्रक्शंस देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ कमांड देना होगा और वो अपने आप काम करेगा। ऑलरेडी वो प्रोग्राम्ड होगा। तो भी मशीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझती है, ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझती। तो ये थी, तो ये हमने ASCII कोड सेट के बारे में बात किया। और ड्रॉबैक ये था POP लैंग्वेजेस का
कि सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में ही प्रोग्रामिंग पॉसिबल था। अगर आपको इंग्लिश आती है तभी आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं, इंग्लिश नहीं आती है तो आप प्रोग्रामर नहीं बन सकते हैं। लेकिन जावा के साथ जावा के जो डेवलपर्स थे वे बहुत ही काइंड हार्टेड थे, तो उन्होंने यूनिकोड कैरेक्टर सेट डेवलप किया। यूनिकोड कैरेक्टर सेट जो था इट्स अ 2 बाइट लॉन्ग कोड सेट मतलब 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो ये आपका 8 बिट लॉन्ग कोड सेट था और ये 16 बिट लॉन्ग कोड सेट है। तो 8 बिट नहीं 7 बिट लॉन्ग कोड सेट था, ये आपका 7 बिट लॉन्ग कोड सेट था और ये 16 बिट लॉन्ग कोड सेट है। तो 16 बिट लॉन्ग कोड सेट मतलब उसका दूने से भी ज़्यादा बड़ा कोड सेट है। तो जावा के जो डेवलपर्स थे वो इतने काइंड हार्टेड थे कि उन्होंने आपको फ्री किया, मतलब जावा लैंग्वेज को फ्री किया कि भाई आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप वर्ल्ड के किसी भी प्रोमिनेंट लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख सकते हैं और कंपाइल कर सकते हैं, और आपको उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, आपको अरबिक आती है, आपको चाइनीज़ आती है, आपको थाई आती है, आपको इटालियन आता है, कोई भी लैंग्वेज आती है, आपको उसका जो है आपके पास उसका कीबोर्ड होना चाहिए और उसका कंपाइलर होना चाहिए। उसी लैंग्वेज में वो कंपाइल करके आपको प्रोग्राम, आप जावा में ही प्रोग्रामिंग करिए, अरबिक का यूज़ करके करिए, थाई का यूज़ करके करिए, चाइनीज़ का यूज़ करके करिए, आपको उसी लैंग्वेज में आउटपुट भी वापस जावा प्रोसेस करके देगा। तो जावा का एक और बड़ा ये मेजर बेनिफिट है कि जावा जो है ये आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ करके प्रोग्रामिंग करना है। वैसे तो मोस्टली हम लोग प्रोग्रामिंग जो कर रहे हैं, जो मोस्टली प्रोग्रामर्स जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो इंग्लिश का ही यूज़ करके कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई प्रोग्रामर ये चाहते हैं कि नहीं हम अरबिक में प्रोग्रामिंग करेंगे या चाइनीज़ में प्रोग्रामिंग करेंगे, तो वर्ल्ड की किसी भी प्रोमिनेंट लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की जा सकती है जावा में। इसीलिए ये जावा जो है ये 2 बाइट लॉन्ग कोड कैरेक्टर सेट इसमें दिया गया, यूनिकोड कैरेक्टर सेट, और ये सपोर्ट करता है 65,280। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 256 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता था, 256 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता था, और ये 65,280 मतलब कि 65,280 कैरेक्टर्स को ये सपोर्ट करता है आपका यूनिकोड कैरेक्टर सेट। तो टोटल, और प्लस आस्की कोड को भी सपोर्ट करता है, तो टोटल 65,280 प्लस 256 मतलब कि टोटल जो जावा जो है वो सपोर्ट करता है 65,536 कैरेक्टर्स को इन टोटलिटी सपोर्ट करता है। मतलब कि जावा में इंग्लिश के साथ साथ वर्ल्ड के जो दूसरे प्रोमिनेंट लैंग्वेज हैं उनमें भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये आज का मेरा टोटल सेशन था। लेट मी रिकैप, जैसा मैं हमेशा करता हूँ, एक फास्टर मैनर रिकैप मैं कर देता हूँ। मैंने बात किया ब्लूजे के बारे में। ब्लूजे इज सिंपली अ सॉफ्टवेयर, मैंने आपसे ऑलरेडी कहा, इट्स एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, आईडीई, जो काम करता है जावा और यूज़र के बीच में एक इंटरमीडिएटरी के तौर पे काम करता है। आप जो भी, जैसे ही आप ब्लूजे ऑन करते हैं बैक एंड पे जावा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, चलने लगता है। और इसको डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट किया गया 2 यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों ने किया, मिल के डेवलप किया इसको और इम्प्लीमेंट किया। मोनाश यूनिवर्सिटी मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में है और यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न डेनमार्क ओडेंस, इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों ने किया। और इसमें 3 टूल्स होते हैं, एडिटर, डिबगर, व्यूअर। एडिटर जो है आपको हेल्प करता है प्रोग्राम्स को लिखने के लिए, और डिबगर आपको हेल्प करता है प्रोग्राम्स को से एरर्स को हटाने के लिए, प्रोग्राम को एरर फ्री बनाने के लिए, और व्यूअर आपको हेल्प करता है टू सी लेट्स अस सी पार्ट्स ऑफ आवर प्रोग्राम्स ग्राफिकली। मतलब जो भी आपका प्रीवियसली सेव प्रोग्राम्स हैं उनको मतलब आप पहले से जो सेव किए हुए प्रोग्राम्स हैं वो कहाँ पे आप देख सकते हैं, किसके हेल्प से देख सकते हैं, व्यूअर के हेल्प से आप देख सकते हैं। फिर मैंने कैरेक्टर सेट के बारे में बात किया। कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स विच ए लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। लैंग्वेज जिस कैरेक्टर पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है वो दे आर नोन एज कैरेक्टर सेट। कलेक्टिवली उनको हम कैरेक्टर सेट कहते हैं। जो पहले के जो लैंग्वेजेस थी, पीओपी लैंग्वेजेस थी, वो सिर्फ और सिर्फ आस्की कोड सेट को ही सपोर्ट करती थी।
C, C++, etc. ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange और American Standard Code for Information Interchange, ASCII stands for it's a 7-bit long code set और इसमें सिर्फ और सिर्फ 256 कैरेक्टर्स होते थे और जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स है कैपिटल A टू कैपिटल Z, उनका रिजर्व जो ASCII कोड है 65 to 90, फिर स्मॉल a टू स्मॉल z इनका रिजर्व ASCII कोड है 97 to 122 और फिर जो डिजिट्स हैं आपकी 0 to 9 उनका रिजर्व ASCII कोड है 48 to 57। इसके अलावा जो 0 to 255 के बीच में जो और आपकी संख्याएं बचती हैं, आपके नंबर्स जो बचते हैं वो स्पेशल कैरेक्टर्स हो जाते हैं। जैसे स्पेस बार के लिए मैंने कहा 32 होता है, बाकी और इक्वल टू साइन का अलग ASCII कोड होता है। वो आप जो भी आप की प्रेस करते हो वो ASCII कोड में जाता है और फिर ASCII कोड से वो कन्वर्ट होता है बाइनरी कोड में और फिर मशीन उसको रिकॉग्नाइज करता है कि क्या किस पर्टिकुलर कैरेक्टर को आपने प्रेस किया प्रोग्राम करने के लिए, तो फिर वो आपके स्क्रीन पे अपीयर होता है। आज भी कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ आती है, द लैंग्वेज ऑफ 0 and 1, दैट इज़ द बाइनरी लैंग्वेज। फिर मैंने कहा कि जावा के जो डेवलपर्स थे वो इतने काइंड हार्टेड थे कि उन्होंने फ्री हैंड दिया। उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ इंग्लिश आना ही आपको ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश के अलावा आपको अगर वर्ल्ड की कोई भी प्रोमिनेंट लैंग्वेज आती है, अरबिक आती है, चाइनीज आती है, थाई आती है, तो आप उसमें भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो उन्होंने वो जो लेके आए अपने जावा में 2 बाइट लॉन्ग कोड सेट लेके आए और इट कंटेन्स 65,280 कैरेक्टर्स इन इट और ये सपोर्ट प्लस जावा जो है ASCII कोड सेट को भी सपोर्ट करता है। तो इन टोटलिटी 65,280 प्लस 256 टोटल जावा जो है 65,536 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है प्रोग्रामिंग्स के लिए। तो ये आज का मेरा सेशन था और आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। आपके समझ में सारी बातें आई होंगी। नेक्स्ट सेशन में हम टोकन्स के बारे में बात करेंगे, टोकन्स क्या होते हैं और छोटा सा प्रोग्राम के बारे में भी डिस्कस करेंगे आपसे जावा के। और कीप वॉचिंग और देखते रहिए और कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट से ही इम्प्रूवमेंट होता है, जो मेरा मानना है। और मेरे इतने लंबे टीचिंग कैरियर में 23-24 साल के लंबे टीचिंग कैरियर में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने अपने स्टूडेंट्स के कमेंट्स से बहुत कुछ सीखा है और आपका कमेंट्स का मैं वेट करूँगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आप कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को देखिएगा। वॉच, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड प्लीज़ एंड फॉलो मी एंड बी इन टच विथ मी। थैंक यू।